आज हम आपको दिखाएंगे कैसे जीती हुई बाजी हारी जाती है, बीजेपी का लक और इलेक्शन सर्वे का खेल। वेलकम टू इलेक्शन न्यूज 9। हम आपको 5 रियासतों में हो रहे असेंबली इलेक्शन और सियासी पार्टियों की पॉलिटिक्स की हकीकत बताएंगे ताकि आप पॉलिटिक्स का असली चेहरा जान सकें, समझ सकें। आज का सफर शुरू करें इससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। पंजाब और उत्तराखंड में पोलिंग हुआ खत्म, कांग्रेस और बीजेपी की धड़कनें हुई तेज। पंजाब और उत्तराखंड में कांटे की टक्कर, चुनाव के नतीजे लेगा इलेक्शन सर्वे का इम्तिहान। उत्तराखंड में चला खंडूरी का जादू, गुटबाजी ने चकनाचूर किया कांग्रेस का सपना। और जीती हुई बाजी बनी कांटे की टक्कर, कांग्रेस के लिए पंजाब और उत्तराखंड बना मुसीबत। इलेक्शन न्यूज 9 में देखिए उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव में क्या हुआ। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की मिलीजुली सरकार है। शुरुआत में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया कांग्रेस कमजोर होती गई और उत्तराखंड में बीजेपी और पंजाब में अकाली दल मजबूत। कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तराखंड और पंजाब का इलेक्शन अहम है। करप्शन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई है। इसके बावजूद ये दोनों सूबे में इख्तिदार पर वापस काबिज होना चाहती है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई बीजेपी से है, जबकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन से। इन रियासतों में अब तक का ये ट्रेंड रहा है कि सरकार चलाने वाली पार्टी इलेक्शन हार जाती है। कांग्रेस पार्टी इसी उम्मीद में है कि इस बार उसे फायदा होगा। कुछ महीने पहले तक दोनों ही रियासतों में माहौल कांग्रेस के फेवर में था। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी दोनों ही रियासतों में भारी अक्सरियत से सरकार बनाएगी, लेकिन हालात कांग्रेस के काबू से बाहर होने लगे। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने उठाया। इसलिए चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि इन दोनों रियासतों में ऐसी क्या बात हुई कि जीती हुई बाजी को कांग्रेस ने मुश्किल बना दिया। कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल पार्टी के अंदर की गिरोहबंदी है। उत्तराखंड में तो पार्टी का हाल यह है कि नए पुराने कई बड़े लीडरों ने चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब पाल लिए हैं। हालत यह हुई कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये पार्टी तय नहीं कर पाई। आखिरी वक्त में पंजाब में अमरिंदर सिंह और उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी का नाम आगे किया गया, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। इसके ठीक उलट बीजेपी ने खंडूरी को कैंपेन का मरकज बनाया और उनकी साफ इमेज का खूब इस्तेमाल किया। लोगों को खंडूरी है जरूरी का नारा खूब पसंद आया। वहीं पंजाब में प्रकाश सिंह बादल ने डेवलपमेंट का मुद्दा बनाया। उत्तराखंड में कांग्रेस करप्शन को मुद्दा बनाना चाहती थी, लेकिन सेंटर में हुए बड़े बड़े घोटाले की वजह से यह मुद्दा नहीं बन सका। दूसरी मुश्किल यह हुई कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जितना वक्त इन दोनों रियासतों में देना था वो नहीं दे सके। कांग्रेस पार्टी का सारा ध्यान उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर रहा। बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो सकी। इसके अलावा पार्टी वर्कर्स में जो जोश की कमी नजर आई, इन सब का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और वो जीतने की रेस में शामिल हो गई। वोटिंग हो चुकी है। अब यह देखना है कि कांग्रेस जीतने में कामयाब होती है या फिर जीती हुई बाजी हार जाती है। आखिर अमरिंदर सिंह जी को डेरा सच्चा सौदा में जाना ही पड़ा वोटों के लिए। उत्तराखंड और पंजाब के लोगों ने फैसला ले लिया है। रियासत के सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है, लेकिन इलेक्शन से पहले कई लोगों ने अनुमान लगाया। जब वोटों की गिनती होगी तो लोगों को न सिर्फ ये पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा, साथ ही ये भी पता चलेगा कि इलेक्शन से पहले पेश किए गए सर्वे की हकीकत क्या है। इलेक्शन से पहले हुए सर्वे में कहीं कांग्रेस को आगे बताया गया तो किसी ने बीजेपी की हुकूमत बरकरार रहने की बात कही। मजे की बात यह है कि वही लोग हैं, उन्हीं के बीच में सर्वे हो रहा है। दो लोगों को दो बातें नजर आती हैं। एक कहता है बीजेपी
और अकाली दल जीतेगा या उत्तराखंड में बीजेपी जीतेगी और किसी को कांग्रेस जीतती नजर आती है। ये कैसे हो सकता है कि वही लोग हों, वोट देने वाले उतने ही लोग हों, लेकिन बातें अलग अलग हों? यहीं पर कहानी है, देखिए। सी वोटर्स के प्री पोल इलेक्शन सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं। इस सर्वे में कांग्रेस को 70 सीटों वाली असेंबली में 31 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद जाहिर की गई है, जबकि बीजेपी को महज 20 से 24 सीटों पर ही सब्र करना पड़ सकता है। यह आंकड़े 2007 के इलेक्शन के नतीजे के ठीक उलट हैं। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को 21 सीटें और बीजेपी को 34 सीटें मिली थी। सर्वे में बीएसपी को 7 से 11 सीटें मिलने की बात कही गई है, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल इस इलेक्शन में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट सकता है। देखना यह है कि इलेक्शन से पहले किया गया यह सर्वे कितना सच साबित होता है। सी वोटर के मुताबिक वोट शेयर के मामले में भी कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। सर्वे में कांग्रेस को 35% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, जबकि पिछली बार उसे 30% ही वोट मिले थे। जाहिर है कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल और बाकी सीटों के वोट शेयर बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी का वोट शेयर अपनी जगह बरकरार है। लेकिन सर्वे में बीजेपी की सीटें घट रही हैं। इतना ही नहीं, इस सर्वे में 59% लोग बदलाव के मूड में हैं और ये लोग सूबे की मौजूदा सरकार को दोबारा मौका नहीं देना चाहते। लेकिन एससी निल्सन का ओपिनियन पोल इलेक्शन की दूसरी ही तस्वीर पेश करता है। इसके मुताबिक उत्तराखंड में असेंबली इलेक्शन के बाद एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। इस पोल के मुताबिक रियासत की 70 असेंबली सीटों में से बीजेपी को 39 सीटें मिलने वाली हैं, जो पार्टी की मौजूदा सीटों से 4 ज्यादा हैं। इस पोल में कांग्रेस को महज 29 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बाकी पार्टियों के खाते में 2 सीटें आएंगी। ऐसे में अगर एसी निल्सन का सर्वे सच साबित हुआ तो बीजेपी पहले से भी ज्यादा मजबूती से यहां सरकार बनाएगी। अब सवाल ये उठता है कि कुछ सर्वे बीजेपी की तो कुछ सर्वे कांग्रेस की जीत बता रहे हैं। ऐसे में किस पर एतमाद किया जाए, ये तय करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए किसी भी सर्वे का नतीजा सही नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर सर्वे उस वक्त किए जाते हैं जब कैंडिडेट्स का भी पता नहीं होता है। कुछ सर्वे सीधे सियासी पार्टियों से पैसे लेकर किए जाते हैं। सर्वे के नतीजे को उलट पुलट किया जाता है। इसलिए चुनाव से पहले किए गए सर्वे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी सर्वे करने वाले एक कंपनी के आदमी से बातचीत हुई। उसने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सर्वे करते हैं और उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो उसको समर्थन दें। मैंने कहा दूसरी पार्टी अगर चाहे तो हम उनके लिए भी वैसा कर देंगे। ये एक तरीके से ऐसा व्यापार है जैसा व्यापार देह का सौदा करने वाले भी नहीं करते। सर्वे बनाने वाले तिकड़म का सहारा लेते हैं, आंकड़ों के जाल में ऐसा फंसाते हैं कि नतीजे जो भी हों ये अपने सर्वे को ही सही बताएंगे। जिस सर्वे ने कांग्रेस की जीत बताई है वही सर्वे ये भी बता रहे हैं कि उत्तराखंड के ज्यादातर लोग खंडूरी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये दोनों ही बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। वैसे अब वोट डाले जा चुके हैं। रियासत में बीजेपी की सरकार दोबारा बनती है या कांग्रेस को मौका मिल सकता है, ये ईवीएम मशीन से आंकड़े खुलने के बाद ही पता चलेगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कांग्रेस की गलतियां और बीजेपी की चालाकियां। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी वापस आते हैं। नजरों से दूर सत्ता के रहस्य सामने आएगी, छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। इलेक्शन न्यूजीलैंड में अब आपको दिखाएंगे जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है। उत्तराखंड में कांग्रेस की हालत ऐसी ही है। कुछ महीने पहले उत्तराखंड में दिन के उजाले की तरह साफ था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन अब जब चुनाव हो गए हैं किसी को पता नहीं कि चुनाव कौन जीतेगा। सब अनुमान लगा रहे हैं। हकीकत यह है कि सरकार किसी की भी बन सकती है।
कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ महीने पहले साफ तौर पर जीतने वाली कांग्रेस आज कैसे पिछड़ गई। साफ है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी से गलतियां हुई हैं और कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस की खीर में मिट्टी डाल दी है, धूल डाल दी है। जन लोकपाल आंदोलन की वजह से मुल्क में जहां करप्शन के खिलाफ माहौल बना, वहीं सियासी पार्टियों ने इस माहौल का फायदा उठाने में भी कोई चूक नहीं की। इसमें सबसे पहला नाम आता है बीजेपी का। उत्तराखंड में कई घोटाले सामने आए, लोग सरकार से परेशान थे। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स भी मायूस थे। उन्हें लग रहा था कि निशंक की लीडरशिप में बीजेपी उत्तराखंड से उखड़ जाएगी। दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने भी ये मान लिया कि निशंक पर करप्शन के लगते इल्जाम की वजह से उत्तराखंड में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बात बीजेपी की समझ में आ गई थी। नतीजतन सबसे पहले निशंक का पत्ता कटा और उनकी जगह बीसी खंडूरी को लाया गया। खंडूरी ने आते ही लोकायुक्त का एक ऐसा बिल बनाया, इसके बारे में प्रचार किया गया कि ये टीमन्ना के जन लोकपाल जैसा है। अन्ना हजारे समेत पूरी टीमन्ना उत्तराखंड लोकायुक्त बिल की तारीफ के पुल बांधने लगी। जाहिर है इसका क्रेडिट लेने में बीजेपी पीछे नहीं रही। कम से कम लोकायुक्त के बहाने बीजेपी उत्तराखंड में ये पैगाम देने में कामयाब रही कि वो करप्शन से लड़ना चाहती है। ऊपर से टीमन्ना का रियासत में प्रचार करने का फैसला भी बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा। भले ही टीमन्ना ये कहती रहे कि उसका कैंपेन किसी पार्टी की हिमायत या मुखालफत में नहीं बल्कि करप्शन के खिलाफ है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने इस तरह से बीजेपी का ही प्रचार किया। टीमन्ना का सीधा हमला सेंटर की कांग्रेस सरकार पर ही रहा। इस बात को भी बीजेपी ने अपने फायदे के लिए भुनाने में कोई कमी नहीं की। इसके अलावा इलेक्शन से कुछ दिनों पहले खंडूरी सरकार ने आवाम को लुभाने के लिए कई फैसले किए। मसलन पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड अहलकारों को फौजियों की तरह ही सहूलियत देने का ऐलान, गंदी बस्तियों के रेगुलराइजेशन का ऐलान। इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह हटाकर ले जाए गए दुकानदारों को भी सहूलियत देने की बात कही गई। साथ ही बीजेपी ने भगत सिंह कोश्यारी की लीडरशिप में एक कमेटी भी बनाई, जिसका मकसद पार्टी की इंतखाबी मुहिम को तेज करना है। इसमें बाकायदा प्रोफेशनल्स की मदद भी ली गई। बीजेपी में भी टिकट को लेकर आपसी फूट थी, लेकिन पार्टी ने मुसीबत के वक्त अकल से काम लिया और मजबूती से कांग्रेस से लड़ी। इन सब का फायदा यह हुआ कि पार्टी के वर्कर अपने घरों से बाहर निकले। बीजेपी जहां शुरू में बुरी तरह से इलेक्शन हारने वाली थी, वो अब कांग्रेस की टक्कर में आ खड़ी हुई है। उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी कई खेमों में नजर आई। अगर कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में हारती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह होगी कि पार्टी ने हरीश रावत को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं किया। वहीं भाजपा ने खंडूरी को आगे रखकर पूरी ताकत झोंक दी। खंडूरी का अगर कोई मुकाबला उत्तराखंड में कर सकता था, अब तो था ही कहेंगे, हरीश रावत का नाम कर सकता था। कांग्रेस पार्टी ने चूक कर दी। कांग्रेस पार्टी लोगों के सामने खंडूरी का विकल्प पेश नहीं कर सकी। उत्तराखंड में पार्टी इतनी उलझ गई कि एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी परेशानी उसके सामने आ गई। नारायण दत्त तिवारी को इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने मना लिया था, लेकिन उन्होंने खुद को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता दिया। मासूम बयान दिया कि अभी 1-2 साल के लिए तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। इस बयान से पार्टी सख्ते में आ गई। पार्टी के लिए काम करने वाले वर्कर्स ही नाराज हो गए। इन हालात में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गईं, लेकिन बीजेपी ने उत्तराखंड में एक नया दांव खेला। मुख्यमंत्री बदलने का बड़ा रिस्क लिया। निशंक को हटाया और खंडूरी को वहां लेके आए। खंडूरी जी के आने से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने हारती हुई बाजी को जीतने की कहानी में साफ साफ लोगों के सामने पेश किया और लोगों ने खंडूरी के चेहरे में अपना विश्वास शायद जताने का हौसला दिखाया है। इससे बीजेपी की स्थिति काफी सुधरी है। उत्तराखंड में हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रही कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है। एक तरफ उसे जहां कुछ ओपिनियन पोल में बीजेपी के हाथों करारी शिकस्त मिलने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन खत्म होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इलेक्शन में जहां पार्टियां हर चाल सोच समझ कर चलती हैं, वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार गलतियां कर रही है। चाहे रियासत में टिकट बंटवारे का सवाल हो या अपने मौजूदा एमएलए के साथ तालमेल बिठाने का,
कांग्रेस हर मोर्चे पर मात खा चुकी है। इलेक्शन से पहले नारायण दत्त तिवारी की नाराजगी कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बनी। वहीं अब इलेक्शन के बाद तिवारी की तरफ से चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर करने के बाद कांग्रेस के हाथ पांव फूल गए हैं। इलेक्शन से पहले स्टेट कांग्रेस कमेटी दफ्तर में टिकट बंटवारे में धांधली को लेकर गुस्साए कांग्रेस वर्करों ने जिस तरह बवाल मचाया, उससे पार्टी की इमेज को गहरा नुकसान पहुंचा है। यही वजह थी कि दूसरी रियासत में कांग्रेस के जिन दिग्गज लीडर्स ने रैलियां की, उनमें ज्यादातर चेहरे उत्तराखंड की रैलियों में कहीं नजर नहीं आए। यहां तक कि कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को उत्तराखंड में अपनी रैलियां रद्द करनी पड़ी। इसकी वजह चाहे जो भी बताई गई हो, लेकिन हकीकत तो ये थी कि टिकट कटने से नाराज एमएलए और वर्करों की नाराजगी कहीं उनकी रैलियों में न फूट पड़े, इसलिए दिल्ली में बैठे पार्टी के बड़े लीडर्स ने काफी कम रैलियों में हिस्सा लिया। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी की रैलियों में लोगों की कम भीड़ का होना भी पार्टी के अंदर चल रही बगावत का सबूत था। भारतीय जनता पार्टी ने सूबे के विकास के लिए कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार की वजह से पार्टी की साख खत्म हो गई थी, लेकिन पार्टी ने आरोपों के घेरे में आए मुख्यमंत्री निशंक को ही हटा दिया। खंडूरी को वापस न सिर्फ मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें बीजेपी ने पोस्टर बॉय भी बना दिया। हालांकि बीजेपी ने यही काम दिल्ली में भी किया था। चुनाव से पहले साहेब सिंह वर्मा को हटाकर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बाद से बीजेपी एक भी चुनाव नहीं जीत सकी। कांग्रेस के पास ये मौका था, लेकिन यहां बीजेपी की स्ट्रेटजी कामयाब होती दिख रही है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किसने 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर जीता और कौन बना आज का सबसे बेहतरीन शहरी। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी वापस लौटते हैं। नजरों से दूर सत्ता के रहस्य सामने आएगी, छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। वेलकम बैक। इलेक्शन न्यूजीलैंड में अब हम आपको दिखाते हैं वोटर का इशारा, यानी आपका इशारा। 5 राज्यों के अवाम सियासी पार्टियों को क्या इशारा दे रहे हैं। कम से कम मुस्लिम खवातीनों का इशारा तो साफ है। जितनी खबरें मेरे पास आई, पूरे यूपी में मुस्लिम औरतें साफ कह रही हैं कि उन्हें पढ़ने लिखने की सहूलियत चाहिए। कॉलेज में जाने वाली लड़कियां कह रही हैं पढ़ने लिखने की सहूलियत चाहिए। औरतें कह रही हैं पढ़ने लिखने की सहूलियत चाहिए। औरत घर की धुरी होती है और मुस्लिम औरत तो और धुरी होती है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को परेशानी में भी मैनेज करती है। अगर मुसलमान औरतें ये कहें कि उन्हें पढ़ाई लिखाई की सुविधा चाहिए, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम चाहिए और साथ ही चाहिए जो नहीं पढ़ लिख सकते हैं उनके लिए रोजगार सिखाने की जगह, आईटीआई जैसे संस्थान, छोटे छोटे कारखानों में काम करने लायक बनाने की हिकमत, अगर मुस्लिम औरतों को यह समझ में आ गया है तो सियासी पार्टियों को यह समझना चाहिए कि अब मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं रहा। मुसलमान अपने हक, अपने सपने, अपने ख्वाहिशों के लिए थोड़ा ज्यादा समझदार हो रहा है और जितना वक्त बीतता जा रहा है उतना ही ज्यादा वो समझदार होता दिखाई भी दे रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा सबूत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम औरतों की सोच है। यूपी में चुनाव लड़ रही पॉलिटिकल पार्टीज को इन मुस्लिम खवातीनों के सवाल को, उनके सपने को, उनके इशारे को समझना चाहिए। समझेंगे तो शायद आपको फायदा होगा, अगर नहीं समझेंगे तो नुकसान तो आपको उठाना ही है।
इलेक्शन न्यूज़लाइन में अब वक्त है आज के विनर बताने का। आज का सबसे बेहतरीन सवाल नैनीताल उत्तराखंड से शगुफ्ता अंसारी ने पूछा है। उनका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार भ्रष्ट लोगों को ही टिकट देती है, तो वो कैसे दावा कर सकती है कि वो भ्रष्टाचार से लड़ने वाली पार्टी है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। कोई भी पार्टी अगर भ्रष्ट लोगों को टिकट देती है तो इसका मतलब साफ है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ नहीं सकती। इस अहम सवाल के लिए शगुफ्ता अंसारी को आज के सबसे जागरूक शहरी और सबसे जागरूक वोटर का खिताब दिया जाता है। आपको 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर मुबारक। आज के सबसे जागरूक शहरी को डेली मल्टीमीडिया लिमिटेड की तरफ से मिलता है 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर। इस इनाम के स्पॉन्सर है अंकुश कैपिटल। आप भी इनाम जीत सकते हैं। आप अपने सवाल 562635 पर एसएमएस कीजिए। एसएमएस करने के लिए पहले आप कैपिटल लेटर्स में ENL टाइप करें और अपने सवाल लिखें। साथ ही अपना नाम पता लिखना ना भूलें। इनाम की जानकारी के लिए 09211728141 पर फोन करें या मेल करें info@ankushcapital.com। उत्तराखंड का इलेक्शन आज खत्म हो गया और यूपी असेंबली इलेक्शन का पहला फेज अब नजदीक है। हम आपको बताते हैं कि इस पहले फेज में आपके सामने कैसे कैसे उम्मीदवार हैं जिन्हें आपको चुनना है, जो अगले 5 साल तक आपका और आपके सूबे का फ्यूचर तय करेंगे। यूपी असेंबली के पहले फेज में 867 कैंडिडेट्स इलेक्शन में हैं। इनमें से 284 प्रत्याशियों के हलफनामे के विश्लेषण से, एनालिसिस से ये जानकारी सामने आई है कि इन 284 कैंडिडेट्स में से 109 दागी हैं। इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। इनमें से 46 ऐसे हैं जिन पर संगीन मामले दर्ज हैं, यानी 38% प्रत्याशियों ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेज होने की बात को खुद कबूल किया है। हम आपको बता दें कि पिछले असेंबली इलेक्शन में ये आंकड़ा 28% था। दागियों को टिकट देने में कोई भी सियासी पार्टी पीछे नहीं है। इस लिस्ट में कांग्रेस के 15, बीएसपी के 24, बीजेपी के 24, सपा के 28, जनता दल यू के 5, पीस पार्टी के 12 और आरएलडी का 1 कैंडिडेट शामिल है। इन दागी कैंडिडेट्स के खिलाफ धन उगाही, चोरी, रिश्वत, हत्या के प्रयास जैसे मामले दर्ज हैं। ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सारा सच जानकर खुद ये तय करें कि किसे वोट देना है और किसे नहीं। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि ये सब जानने के बाद आप किसी दागी को अपना फ्यूचर तय करने का मौका नहीं देंगे, उसे अपना खेवनहार नहीं बनाएंगे। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कोई अपराधी, कोई दागी, कोई बाहुबली, कोई मसलमैन, कोई गुंडा, कोई लफंगा न हो। सही जानकारी लीजिए, सियासत का रुख तय कीजिए और सही फैसला कीजिए। जय हिंद।